हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 मल्हार पुस्तक को। हम पहुंच गए हैं पाठ 6 एक टोकरी भर मिट्टी। इसकी व्याख्या कठिन शब्दार्थ हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। हम अभ्यास प्रश्नों के 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज बचे हुए अभ्यास प्रश्न पार्ट 3 लेकर आए हैं। आपका प्यार और सपोर्ट देने के लिए चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, यानी कि पंक्तियाँ दी गई हैं, उन पंक्तियों के आपको भाव मैच करने हैं। भाववाचक संज्ञा जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, ठीक है, जिसमें हम इमोशंस की बात करते हैं, यानी कि फीलिंग। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है पहला, अगर हम प्रश्न की बात करें, वह लज्जित होकर कहने लगा, नहीं यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं इनमें से? आपको देखना है किस भाव की बात हो रही है, ममता स्नेह की, दुख पीड़ा की, या किसकी। तो यहाँ पर देखेंगे लज्जा और पछतावा की बात हो रही है, तो आप इस तरीके से मैच कर लेंगे। अगला दिया हुआ है, वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गईं। तो यहाँ पर आंखें खुल गईं, कौन से भाव की बात हो रही है? यहाँ पर देखो ध्यान से देखेंगे तो ये बोध और आत्मज्ञान की बात हो रही है, यानी कि आंखें खुल जाने का मतलब दिमाग में आ जाना, समझ आ जाना, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। अगला है, उसके मन में कुछ दया आ गई। दया आ गई तो कौन सा भाव आ रहा है? ये करुणा और दया का। यहाँ देखिए ये करुणा और दया का भाव आ जाएगा। अगला दिया हुआ है कि इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। वृद्धा अपनी पोती के लिए बोल रही है कि इससे भरोसा है कि वो क्या करने लगेगी, रोटी खाने लगेगी। तो इनमें से देखिए आप छांटिए जरा, कौन सा होगा इमोशंस, किसकी बात कर रहे हैं? ये भरोसा है, यानी कि ये आस्था और विश्वास की बात कर रहे हैं। अगला है, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। अब विनती की बात कर रहे हैं, तो विनती किस में होगा? यहाँ पर देखिए विनम्रता और विनय की बात कर रहे हैं। अगला है, अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था की एकमात्र आधार थी। तो किसके लिए बोल रहे हैं? ये ममता और स्नेह की बात कर रहे हैं। अगला दिया है, जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो धन मद से गर्वित होना, धन मद की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात हो रही है? अहंकार और घमंड की बात हो रही है। अगला दिया है, उस झोपड़ी में उसका मन ऐसा लगा कि बिना मरे वहाँ से वह नहीं निकलना ही नहीं चाहती थी। तो किसकी बात हो रही है? ये हो रही है, आप इसमें देखिए छांटिए, जुड़ाव की बात हो रही है। उसे अपनी पूर्व स्थिति की दया आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर वह रोने लगती है। किसकी बात हो रही है? दुख और पीड़ा की। तो यहाँ पर देखिए अगला दिया हुआ है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। तो ये किसकी बात हो रही है? क्रूरता और अन्याय की बात हो रही है। इस तरीके से हम इसे मैच कर लेंगे, चाहो तो आप इसे नंबरिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य विस्तार। वृद्धा पहुंची, यह केवल 2 वाक्यों से बना एक वाक्य है, लेकिन हम इस वाक्य को बड़ा भी बना सकते हैं। वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। अब बात कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रही है, किंतु इसी वाक्य को हम और विस्तार भी दे सकते हैं, जैसे थकी हुई आंखें और कांपते हाथों में टोकरी लिए वृद्धा धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंची। अब यह वाक्य अनेक अर्थ और भाव व्यक्त कर रहा है। अब इसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यों का कहानी को ध्यान में रखते हुए विस्तार कीजिए। प्रत्येक वाक्य में लगभग 15 से 20 शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने अभी देखा कि कुछ यहाँ पर जैसे छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं, हाँ या ना करके भी हम कई बार सेंटेंस को बोल देते हैं। वाक्य हाँ और ना में भी हो सकता है। तो यहाँ वृद्धा पहुंची, उसी बात को हम इस तरीके से कह सकते हैं, और विस्तार कर सकते हैं हम इसी तरीके से कह सकते हैं। तो आपके लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें आप विस्तार करिए, मतलब उनको और बढ़ा के कुछ शब्द ऐड करके सेंटेंस को बड़ा बनाइए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक झोपड़ी थी, इसके लिए आपको एक सेंटेंस विस्तार करना है, मतलब सेंटेंस को बड़ा करके लिखना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जमींदार के महल के पास एक गरीब बूढ़ी औरत की टूटी फूटी झोपड़ी थी जो उसका जीवन आधार थी। ठीक है, एक झोपड़ी थी, इस तरीके से। अब यहाँ पर श्रीमान टहल रहे थे, तो इसको कैसे कर सकते हैं? एक दिन श्रीमान जमींदार अपने महल के आसपास टहल रहे थे और उन्होंने बुढ़िया को मिट्टी उठाते देखा। वह खाने लगेगी। बुढ़िया ने कहा कि इस मिट्टी से वह चूल्हा बनाकर रोटी पकाएगी और इससे उसका जीवन चल सकेगा, यानी कि जो उसकी पोती थी वो जीवित रह पाएगी, वो खाना खाने लगेगी। वृद्धा भीतर गई। बुढ़िया अपनी झोपड़ी के भीतर गई, जहाँ उसे पुरानी बातें याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे बढ़े, जमींदार ने अपने नौकर से कहा कि इस झोपड़ी को हटाकर
आगे बढ़ाओ ताकि महल की ज़मीन खाली हो सके। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस को इस तरीके से, ये जो सेंटेंस कहने का मतलब है कि आप इसको और भी आगे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जमींदार ने क्या कहा कि झोपड़ी को हटा दो ताकि महल हम आगे तक बना सकें। अगला देखेंगे संवाद फोन। कल्पना कीजिए कि यह कहानी आज के समय की है। जमींदार वृद्धा की पोती को समझाना चाहते हैं कि वह जिद छोड़ दे और भोजन कर ले। उसने पोती को फ़ोन किया। अपनी कल्पना से दोनों की बातचीत लिखिए, यानी कि आमने सामने नहीं है, फ़ोन पर दोनों का संवाद दिखाया। संवाद मतलब क्या होता है? बातचीत। ठीक है, दो लोगों के बीच में बातचीत संवाद कहलाती है। तो यहाँ पर किस किस के बीच में बात होनी है? जमींदार के बीच में और पोती के बीच में। मान लीजिए फ़ोन करके बोल रहे हैं, तो कैसे होगा? जमींदार फ़ोन पे कह रहे, बेटी तुम लोग ये झोपड़ी छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें अच्छा खाना और कपड़े दिलवा दूंगा। बुढ़िया की पोती, जमींदार साहब हमें सिर्फ खाना कपड़े नहीं चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। जमींदार, लेकिन यह तो महल की ज़मीन पर है, तुम लोग कहीं और क्यों नहीं चले जाते? बुढ़िया की पोती क्या कहेगी? यह झोपड़ी ही हमारा सहारा है, यहीं दादी ने जीवन बिताया है, इसे छोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। जमींदार कुछ सोचकर, अच्छा मैं इस बारे में फिर विचार करूँगा। तो इस तरीके से फ़ोन पर जो बातचीत है उसके बारे में, आज के समय के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर यह संवाद हमारे हिंदी भाषा में क्या होता है? एक लेखन होता है। ठीक है, उसी में लिखा जाता है संवाद, चाहे आप बातचीत के थ्रू फ़ोन पर करो चाहे आमने सामने करो। अगला दिया है, कल्पना कीजिए कि जमींदार और उसका कोई मित्र वृद्धा की झोपड़ी हथियाने के बारे में मोबाइल पर लिखित संदेशों द्वारा चर्चा कर रहे हैं। मित्र उसे समझा रहा है कि वह झोपड़ी ना हड़पे। उसकी इस लिखित चर्चा को अपनी कल्पना से भाव मुद्रा इमोजी के साथ बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया कि आपको इमोजी, जैसे आजकल हम देखा होगा मैसेज में, ठीक है, इमोजी बना देते हैं। मित्र इस विचार को छोड़ दो, तुम्हें आखिर किस बात की कमी है? ठीक है, जमींदार गुस्से में, मुझे तुमसे उपदेश नहीं सुनना। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये और भी आगे ऐसे बनाना, जैसे जमींदार, इस झोपड़ी को हटाना ही पड़ेगा, यह मेरे महल के बीच में अटक रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये इमोजी बना दिया। मित्र, नहीं भाई यह सही नहीं है, वह बुढ़िया अनाथ है, उसका यही एक सहारा है। तो सहारे का बना दिया इमोजी। जमींदार, लेकिन मेरी शान और इज्जत का सवाल है, तो ये क्राउन बना दिया इस तरीके से। असली शान दूसरों की मदद करने में है, ना कि उनका घर छीनने में है। ठीक है, जैसे इमोशंस, दिल, हार्ट बना दिया कि हाँ भाई आप किसी के लिए दयावान हैं। कुछ सोचकर, तुम सही कह रहे हो, मैं इस झोपड़ी को रहने दूंगा। अगला प्रश्न है पोती की भावनाएं। मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। कहानी में वृद्धा की पोती एक महत्वपूर्ण पात्र है, भले ही उसका उल्लेख केवल एक दो पंक्तियों में ही हुआ। कल्पना कीजिए कि आप ही वह पोती हैं, आपको अपने घर से बहुत प्यार है। अपने घर को बचाने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक पत्र जो हम पढ़ते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इसी में दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए कि वृद्धा की पोती दैनंदिनी डायरी लिखा करती थी। कहानी की घटनाओं के आधार पर कल्पना कीजिए कि उसने अपनी डायरी में क्या लिखा होगा। पोती के स्थान पर रखते हुए दैनंदिनी यानी कि डायरी का उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर अभी जैसे हमने राइटिंग सेक्शन की बात की, एक तो हमने अभी किसकी बात की? संवाद की बात की है। राइटिंग सेक्शन हिंदी में जो कि आपका एक संवाद हो गया। दूसरा यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पत्र की बात कर रहे हैं। और तीसरा आपकी बात कर रहे हैं डायरी की। ये सभी आपके लेखन शैली में आते हैं। तो यहाँ पर एक पत्र लिखना है, एक हमने संवाद लिख लिया, दो। अब डायरी और पत्र लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला वाला देखेंगे, सेवा में जिला अधिकारी महोदय। विषय आप जो भी जिला है आप वहाँ डाल सकते हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। हमारी झोपड़ी को बचाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं एक अनाथ बुढ़िया की पोती हूँ। हमारी झोपड़ी जमींदार साहब के महल के पास है। यही झोपड़ी हमारे जीवन का सहारा, हमारा सब कुछ है। जमींदार साहब इसे तुड़वाना चाहते हैं। महोदय, यदि हमारी झोपड़ी छिन गई तो हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कृपया हमें बेघर होने से बचाइए और न्याय कीजिए। आपकी कृपा पात्र बुढ़िया की पोती। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्या लिखा है? एक औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हमेशा आपका विषय होना जरूरी है। सेवा में किसको लिख रहे हैं? जिलाधिकारी को लिख रहे हैं। अब जिला, आप जो भी आपका जिला हो यहाँ पर जिला डाल दीजिए। इस तरीके से हमने ये एक औपचारिक पत्र को कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसका। इसी का दूसरा था डायरी वाला। तो डायरी लेखन में देखेंगे, डायरी में सबसे पहले आप तारीख डालोगे। मान लीजिए आपकी जो भी कोई भी तारीख आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपने डाल दिया 10, ठीक है,
कोई भी आप तारीख डाल सकते हो, 10/10 25 आपने डाल दिया। आगे बोला है कि प्रिय डायरी, जब हम डायरी को लिखते हैं तो डायरी के लिए लिख सकते हो इस तरीके से, या कोई आप नाम भी रख सकते हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत दुखद रहा। जमींदार साहब हमारे घर को तुड़वाना चाहते हैं। दादी बहुत परेशान है और मैं भी बहुत घबराई हुई हूँ। मेरा मन अपने घर से बहुत जुड़ा है। यहाँ मेरा बचपन बीता है, यहीं मेरी दादी ने मुझे पाला है। सोच कर ही आंखों से आंसू निकल आते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे। काश कोई हमारी झोपड़ी बचा ले, यही हमारी दुनिया है, तुम्हारी दुखी पोती। तो इस तरीके से हमने एक डायरी का फॉर्मेट देखा है। तो आप डायरी, पत्र और संवाद, 3 हमने राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। केवल आपको इसमें फॉर्मेट याद करना होता है, कुछ भी नहीं होता है, और आप ऐसे ही आराम से नंबर ले सकते हो। आप भाव, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपका सेम होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारे सामने। कहानी में बुढ़िया की पोती अपने घर से बहुत प्यार करती है। आपके घर से अपने लगाव का अनुभव बताइए कि भाई आप अपने घर से कितना प्यार करते हैं। आपको अपने घर का अनुभव बताना है। मुझे भी अपने घर से बहुत लगाव है। मेरे घर में मेरा परिवार, मेरे खिलौने, मेरी बहुत सी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। घर ही वह जगह है जहाँ मैं सबसे सुरक्षित और सुखी महसूस करती हूँ या करता हूँ। इसलिए अपने घर के बिना जीवन अधूरा लगता है। जैसे बुढ़िया की पोती ने अपने घर का लगाव बताया, उसी प्रकार से आप भी अपने घर का लगाव। अगला प्रश्न है, क्या कभी आपको किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति से इतना लगाव हुआ है कि उसे छोड़ना मुश्किल लगा हो? अपना अनुभव साझा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, मुझे अपने विद्यालय और दोस्तों से बहुत लगाव है। जब छुट्टियों में स्कूल बंद हो जाता है तो मुझे अपने दोस्तों, शिक्षकों की बहुत याद आती है। इसी तरह जब मैं किसी प्रिय मित्र से लंबे समय तक नहीं मिल पाता तो मन उदास हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहानी में जमींदार अपने किए पर पछता रहा है। क्या आपने कभी किसी को उनके किए पर पछताते हुए देखा? उस घटना के बारे में बताइए। यह भी बताइए कि उस पछतावे में क्या परिणाम निकला। हाँ, मैंने देखा, कभी कभी लोग गुस्से में दूसरों से बुरा व्यवहार कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। एक बार मेरे मित्र ने गलती से अपने छोटे भाई को डांट दिया था। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भाई से माफ़ी मांगी। परिणाम यह हुआ कि दोनों के बीच प्यार और बढ़ गया। तो इस तरीके से ये लिख के दिया मैंने आपको। आप भी ऐसा अपना कोई घटना लिख सकते हो। अगर घटना नहीं है रियल की तो आप काल्पनिक घटना भी लिख सकते हो। क्या, यहाँ पर पूछा है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम गुस्से या अहंकार में किया हो और बाद में पछतावा हो? फिर आपने क्या किया? उस अनुभव से आपने क्या सीखा? मतलब क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? हाँ, एक बार मैंने गुस्से में अपनी बहन से ज़ोर से बात कर दी थी। बाद में मुझे पछतावा हुआ कि मैंने उससे माफ़ी मांगी। इस घटना से मैंने सीखा कि गुस्से में हमें कभी भी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। धैर्य और विनम्रता से काम लेना ही सही रास्ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप भी अपना कोई घटना जो है उसको लिख सकते हैं। क्या आपने किसी के साथ ऐसा अन्याय देखा, पढ़ा या सुना है? उसके बारे में बताइए। जैसे यहाँ पर न्याय और समानता की बात हो रही है। हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि कुछ गरीब लोगों की झोपड़ियाँ ज़बरदस्ती तोड़ दी गई थी, जबकि वे वर्षों से वहाँ रह रहे थे। यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय था। इसी तरह कभी कभी स्कूल में भी देखा है कि कुछ बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे अन्याय समाज में असमानता की ओर इशारा करते हैं। समाज में या फिर कहीं पर भी आप इस तरीके का न्याय या फिर समता देखते हो तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ प्रश्न दिया था कि क्या आपने किसी के साथ अन्याय होते देखा है। अगला है, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आपके आसपास के लोग क्या क्या कर रहे हैं? तो देखिए, हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, पीड़ित लोगों की मदद कर सकते हैं, कानून और प्रशासन की सहायता ले सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे कानून हैं, हम उस कानून की सहायता से, कानून की हेल्प से हम उसकी मदद कर सकते हैं। कि लोगों को जागरूक करके अन्याय और भेदभाव को सहना भी गलत है। आप मेरे आसपास के लोग भी एकजुट होकर समर्थन कर सकें और सही पक्ष में खड़े हो सकें। इसी का अगला प्रश्न देखेंगे। सच्ची शक्ति दया और न्याय में है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। देखिए, सच्ची शक्ति केवल बल या धन में नहीं आती, बल्कि दया, न्याय से आती है। जब हम दूसरों के साथ न्याय, दया का व्यवहार करते हैं तो हमें वास्तविक सम्मान और प्रेम मिलता है। दया, न्याय से समाज में शांति, समानता बनी रहती है। इसीलिए सही मायनों में वही शक्ति
वही व्यक्ति शक्तिशाली है जो कमज़ोर की मदद करता है और सबके साथ न्याय करता है। अगला प्रश्न दिया है, घर घर की कहानी। क्या आपको अपने घर की कहानी पता है? उसे कब बनाया गया है, उसे कैसे बनाया गया है, उसे बनाने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए? चलिए अपने घर की कहानी की खोजबीन करते हैं। तो यहाँ पर हर घर की कहानी कोई ना कोई कहानी होती है कि वो कहाँ से आए, कैसे बसे, क्या हुआ। तो मेरे घर की कहानी, हमारा घर लगभग 25 साल पहले बनाया गया था। मेरे दादाजी ने बनाया था। उन्होंने इसके लिए ज़मीन खरीदी और फिर परिवार के सभी लोगों की मदद से घर बनवाने का काम शुरू किया। घर बनाने में मजदूर, राजमिस्त्री और बढ़ई की कड़ी मेहनत लगी। पहले नींव डाली गई, फिर दीवारें खड़ी की गई, उसके बाद छत डाली गई। घर को मजबूती से बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, बालू, लोहे का उपयोग किया गया। तो जैसे कि सामान्य तौर पर एक घर के बारे में बात हो रही है, वही बताया गया कि कैसे कैसे आज हम सब उसी घर में रहते हैं। ये हमारे लिए केवल रहने की जगह नहीं है, बल्कि हमारी यादों और संस्कारों का प्रतीक है। इसमें हमारी मेहनत, प्यार और अपनापन बसा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपको अपने घर की कहानी पता है तो लिख सकते हो, नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज आप ये कहानी भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अपने घर के बड़े बूढ़ों से उनके बचपन के घरों के बारे में साक्षात्कार कीजिए। आज आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें वे कब से रह रहे हैं, इसमें आने के पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में भी बातचीत कीजिए। कक्षा में अपनी अपनी कहानियाँ साझा कीजिए। तो यहाँ पर आपको साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, एक लेने वाला सामने कोई भी होता है, सामने ये दो जिस प्रकार से संवाद करते हैं उसी प्रकार से आपका इंटरव्यू भी होता है। जैसे पहला प्रश्न किया किसी ने, यहाँ पर किसके लिए बोला गया कि आपको ही अपने घर के बड़े बूढ़ों से करना है। यह घर कब बनाया गया था, आपने दादाजी से किससे पूछा। लगभग 25 साल पहले बनाया गया था। घर बनाने का विचार किसने किया था, घर बनाने का विचार मेरी दादी जी ने किया था। घर बनाने में किन किन लोगों ने योगदान दिया, राजमिस्त्री, मजदूर, परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग। तो ये इंटरव्यू की तरह यानी कि एक तरीके से संवाद ही होता है। अब यहाँ पर घर बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग किया गया था, ईंट, सीमेंट, बालू, पत्थर, लोहे का इस्तेमाल किया गया था। घर बनाने के बाद परिवार ने कैसा महसूस किया। घर बनाने के बाद सबने बहुत खुशी मनाई और उसमें पूजा की गई। क्या इस घर से जुड़ी कोई खास याद है? हाँ, घर बनाने के बाद पूरे परिवार ने एक साथ पहला त्यौहार मनाया जो आज भी यादगार है। तो इस तरीके से हम अपने घर की कहानी के साथ बड़े बूढ़ों के साथ संवाद कर सकते हैं। न्याय और करुणा से जुड़ी सहायता। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर कब्जा किया। कहानी के इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए नागरिक शिकायत प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। इसके बारे में अपने घर और आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया हुआ सार्वजनिक शिकायत सुविधा। भारत सरकार की इस वेबसाइट पर सभी भारतीय, केंद्र, राज्य सरकार और सभी विभागों से जुड़ी शिकायतें कर सकते हो। इस वेबसाइट पर भारत की 22 भाषाओं में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट दी गई जो कि हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जनहित में जानकारी होती है ना कि जनहित में जो आपकी कार्रवाई की जा रही है। एक ये है, यहाँ पर एक और दी गई है। इसमें आप राज्य के हों, केंद्र सरकार के हों, कहीं के भी हों, तो आप इंटरनेट पर या किसी तरीके से आप अपनी जो भी किसी तरीके का न्याय देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो आप उस वेबसाइट पर अपनी जो है जानकारी को साझा कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर भी और भी कुछ वेबसाइट दी गई तो उन्हें आप देख सकते हैं, जो कि हम सबको पता होनी चाहिए। अगला यहाँ पर दिया है आज की पहेलियाँ हैं। जैसे नीचे कुछ दिए गए अक्षर हैं, उनसे जोड़कर आपको क्या बनानी है, पहेली बनाए। एग्जाम्पल के तौर पर दिया है ट अ ट क, ये जो दिया है ट क र ई ओ, तो क्या हो जाएगा, टोकरी। उन्होंने दिया है उदाहरण के तौर पर। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। यहाँ पर दिया है कुछ, तो ये क्या बन जाएगा, याद। इस तरीके से एक शब्द और दिया है यहाँ पर, वकील है, इसका क्या बन जाएगा, झोपड़ी, और इसका क्या बनेगा, जमींदार। और ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसका आंसर बताएंगे कि इस वाली पहेली का क्या आंसर होगा। अब यहाँ पर कुछ और भी दी हुई जानकारी है, जैसे खोजबीन के लिए। हमारे देश में हजारों सालों से कहानियाँ सुनी सुनाई जाती रही हैं। सैकड़ों सालों पहले कहानी लिखी गई कहानियों की पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं। ऐसी ही एक अद्भुत पुस्तक हितोपदेश यहाँ पर दिया है। ठीक है, आज भी विश्व के लिए क्या है, एक मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य से पढ़ाई जाती है। अपने पुस्तकालय से हितोपदेश की कहानियों की पुस्तक खोज कर पढ़िए और इसकी कोई एक कहानी को कक्षा में सुनाइए। तो हितोपदेश की बहुत ही शिक्षाप्रद अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। आपको बोला गया कि हितोपदेश की कोई एक कहानी आपको याद करनी है,
अपनी लाइब्रेरी से बुक ले सकते हो, इंटरनेट से पढ़ सकते हो और फिर उसे कक्षा में आपको सुनाना है। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।